Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing our Sada Punjab series. तो आज हमारा सिखिज्म का पार्ट 2 है और आज सिखिज्म जो है ख़त्म हो जाएगा, तो इससे हमारा मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ पंजाब भी ख़त्म हो जाएगी एंड देन विल स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी. ही वॉज अ सिख वॉरियर. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1670 और 1716 में ही डाइड. अब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, ही वॉज अ सिख वॉरियर. कब इनका बर्थ हुआ था, एग्जैक्ट डेट इज ऑन 27 दिसंबर 1670. रजौरी में हुआ था, कश्मीर में. ठीक है, इनका जो असली नाम था वो था लक्ष्मण देव. ठीक है, अब जैसे आपको नाम भी ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या था या कहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है और उनके फादर का क्या ऑक्यूपेशन था. जैसे ही वॉज अ सन ऑफ रामदेव एंड ही वॉज अ प्लॉमैन. ठीक है, खेती बाड़ी करते थे वो. ओके, देन सितंबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ साहिब आए थे. ठीक है, उन्होंने इनको जो है अपना एक ड्रम दिया, एक बैनर दिया और 5 एरोज दिए. ठीक है, एज अ टेम्पोरल अथॉरिटी. वैसे बेसिक जो इनका रहा है वो ये है कि एक बारी ये हंटिंग ही कर रहे थे, तो इन्होंने ना एक डो को मार दिया था अपने ही उससे, अपनी एरो से. तो वो जो था डियर, वो कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट थी और 2 कब्ज उसके जो है इसी चक्कर में मर गए थे. तो उसके बाद इन्होंने बिल्कुल हंटिंग को छोड़ दिया और एक एस्थेटिक लाइफ को जो है जीना शुरू कर दिया. तो सबसे पहले ये बैरागी जानकी प्रसाद जी से मिले थे और इन्होंने ज्वाइन किया था उनको, और फिर इनका नाम उन्होंने डाल दिया था माधो दास. ठीक है, तो इस नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो ये किसको मिले थे? बैरागी रामदास. ठीक है, इन्होंने इसका नाम डाला था माधो दास. ठीक है, फिर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु, जब इनकी डेथ हुई बैरागी रामदास जी की, तो ओगरनाथ ऑफ नासिक ही शिफ्टेड टू नंदेड़. नंदेड़ साहिब में जो है ये शिफ्ट कर गए थे, वेयर ही एस्टेब्लिश हिज ओन डेरा. इनका अपना डेरा, अपनी मोनेस्ट्री इन्होंने जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली थी. ठीक है, तो वहाँ पर फिर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे और उन्होंने इनको एक ड्रम, बैनर एंड 5 एरोज दिए और इनको एक एज अ सिंबल ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी. तो गुरु जी ने इनको जो है नाम दिया था बंदा सिंह. ठीक है, तो ही वॉज गिवन एन एडवाइजरी काउंसिल. अब इनको एक एडवाइजरी काउंसिल दी थी 5 सिख की. ठीक है, अब उनका क्या नाम था? उनका नाम था विनोद सिंह, देन कहाँ सिंह. ये नाम आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या नाम थे? विनोद सिंह, कहाँ सिंह, बाद सिंह, दया सिंह एंड राम सिंह. ये सारे के सारे नाम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Then Guruji appointed him as his military lieutenant and asked him to lead the campaign against the evil Mughal administration and to punish वजीर खान. बेसिकली गुरुजी जो है, जब इनका गुरुजी का बहादुर शाह जी के साथ एक अच्छी बॉन्ड हो गया था, एक अच्छे टर्म्स पर आ गए थे, बॉन्ड तो चलो नहीं, एक अच्छे टर्म्स पर आ गए थे, तो उन्होंने बहादुर सिंह जी को बोला था कि आप जो है वजीर खान को पनिश करें. तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इस वजह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनको, बंदा सिंह जी को अपॉइंट किया था जस्ट टू पनिश नवाब वजीर खान. ठीक है, तो इसलिए इनको अपना मिलिट्री लेफ्टिनेंट या ल्यूटेनेंट, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो अपॉइंट किया था. अब इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये सब किया. वैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी है चार साहिबजादे, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को दिखाया गया है, पिक्चराइज आप अगर उसको करें तो ये चीज़ आपको बहुत ईजिली जो है माइंड में बैठनी शुरू हो जाएगी. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द नेम्स उसके बाद. ठीक है, अब ये जब ये मार्च कर रहे थे टूवर्ड्स पंजाब, दैट इज कैप्चर्ड, इन्होंने सबसे पहले सरहंद को कैप्चर किया, देन समाना, देन गुरहम, थस्का, शाहबाद, मुस्तफ़ाबाद एंड कपूरी.
ये 7 जगहें जो है इन्होंने कैप्चर की थी। तो उसके बाद जब टर्न आई सधौरा की, जहाँ पे इन्होंने उस्मान खान को मारा था, जिन्होंने टॉर्चर किया था बुद्धू शाह जी को, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे गुरु गोबिंद सिंह जी के। तो सधौरा में इन्होंने क्या किया, सधौरा में इन्होंने चीफ उस्मान खान को जो है मारा था। ठीक है, उस्मान कहाँ, देन वजीर खान जो गवर्नर थे सिरहिंद के। अब ये बैटल आपको याद होनी चाहिए, बैटल ऑफ शपर, बैटल ऑफ शपार, यहाँ पे इन्होंने वजीर खान को मारा था। ठीक है, चिरी, बैटल ऑफ शपार चिरी ऑन 12th ऑफ मई, बैटल ऑफ शपार चिरी ऑन 12th ऑफ मई 1710, सिरहिंद में ही उसको कैप्चर किया गया था। ही देन बिकेम द वर्चुअल मास्टर ऑफ टेरिटरीज बिटवीन सना एंड सतलज, बिटवीन यमुना एंड सतलज, ये दो के बीच में एक तरह से ये एक वर्चुअल मास्टर का मतलब होता है, मतलब एग्जैक्टली बोला नहीं जाता, लेकिन हाँ इनके अंडर वो टेरिटरीज जो हैं आ गई थी। ठीक है, देन बंदा सिंह बहादुर जी ही मेड द फोर्ट ऑफ मुखलिसर। ठीक है, मुखलिसर एज हिज कैपिटल, जिसको दोबारा रीनेम किया गया था एज लोहगढ़। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, लोहगढ़ का किला किसने बनाया था एज अ फोर्ट्रेस अमृतसर सिटी को एक कवर करने के लिए, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बंदा सिंह बहादुर जी ही मेड अ फोर्ट ऑफ मुखलिसर, जिसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, उसको रीनेम किया एज लोहगढ़। ठीक है, देन ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कैलेंडर। अब जैसे ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाला एक टॉपिक आ जाता है, मतलब आर्ट एंड कल्चर का पॉइंट है कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कैलेंडर, स्ट्रक कॉइन्स और ऑफिशियल सील इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोबिंद सिंह जी। तो अब ये, अब जैसे ऊपर तो मैं आपको नाम बोलती हूँ ना करने को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि उन्होंने किन किन गुरु के नाम पे जो है ऑफिशियल सील निकाली। आ सकता है ओनली गुरु गोबिंद सिंह जी, तो पहली पातशाही एंड 10वीं पातशाही के नाम पे जो है उन्होंने ऑफिशियल सील निकाली थी। उन्होंने कैलेंडर निकाला था, कॉइन्स को स्ट्रक किया था, स्ट्रक कॉइन्स एंड ऑफिशियल सील। ठीक है, फिर इन्होंने जो है रिटेन की पर्शियन लैंग्वेज थी इनकी गवर्नमेंट की। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए पंजाबी नहीं थी इनकी गवर्नमेंट की लैंग्वेज, क्या थी, पर्शियन। अब गुरु गोबिंद सिंह जी को कौन सी लैंग्वेज आती थी, 4 लैंग्वेजेस आती थी, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम सिर्फ पंजाबी हिंदी की बात नहीं कर सकते, उनको 4 लैंग्वेजेस आती है, दैट इज पर्शियन। दैट इज वाई पर्शियन जो है इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। संस्कृत, हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी को ये लैंग्वेजेस आती थी, एंड ही रिटेन पर्शियन एज अ लैंग्वेज ऑफ हिज गवर्नमेंट। इन्होंने जमींदारी सिस्टम को भी अबॉलिश किया था, तो ये भी एक आपका हिस्टोरिकल पॉइंट आ जाता है। 2 पॉइंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन द मुगल फोर्सेस अंडर द मुगल एम्परर फारूक सियार एट फर्स्ट ब्रोक एंड कैप्चर्ड बंदा सिंह बहादुर जी एंड हिज कंपेनियंस ऑन December 1750। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डेट, बट या फारूक सियार ने इनको जो है कैप्चर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या था, ये पहले इनको परेड करवाई गई थी लाहौर, फिर इनको दिल्ली भेज दिया गया था, फिर इनको जो है दे वर टेकन टू टूम्ब ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड ऑफर टू चूज बिटवीन इस्लाम एंड डेथ। तो लाहौर लेके उसके बाद दिल्ली लेकर गए, वहां से फिर इनको टोम्ब ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में लेकर गए, और इनको बोला गया या तो आप चूज करो इस्लाम में या फिर डेथ में। तो जब बंदा सिंह बहादुर जी ने रिफ्यूज किया कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपना फेथ को नहीं छोड़ेंगे, तो उनके सामने सी द ब्रुटैलिटी, उनके सामने उनके 4 साल के बेटे को बहुत ही बुरी तरह से टुकड़ों में काट दिया गया था बंदा सिंह बहादुर जी के सामने। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट ब्रूटल थिंग एनीवन कुड हैव एवर डन। उनकी आंखों के सामने ये चीज की गई थी, और इनके बेटे का नाम क्या था, अजय सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अब बंदा सिंह बहादुर जी हिमसेल्फ वाज टॉर्चर्ड, उनकी आंखें बाहर निकाल ली गई थी, पैर उनके चॉप ऑफ कर दिए गए थे, उनकी जो स्किन होती है, जो फ्लैश होती है, उसको गरम गरम जो हम पिंसर्स बोलते हैं उसको, हॉट पिंसर से उसको टर्न ऑफ कर दिया गया था। फिर उनकी बॉडी को लिम्ब बाय लिम्ब जो है काटा गया था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर फारूक सियार, जब उन्होंने मना किया था एक्सेप्ट करने से कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड ही विल नॉट रिनाउंस हिज फेथ। ओके, देन
ये था बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। देन कम्स योर दल खालसा। अब ये दल खालसा की स्थापना कब हुई, कब ये स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब जैसे जब बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद एज सच कोई सिख लीडर नहीं था, तो काफ़ी सारी स्ट्रगल हुई लोगों के साथ। लोगों ने इवेंचुअली खुद लड़ना शुरू किया मुगल गवर्नमेंट के साथ। तो सिख वॉरियर्स जो है उन्होंने अपना कंट्रोल अमृतसर के ऊपर कर लिया था, और उनको ही अपना अमृतसर को ही एक अपना सेंटर बना लिया था, रेलिंग सेंटर बना लिया था। तो इसके बाद उन्होंने जो है बंदा सिंह बहादुर जी के बाद जो सिख आए थे, उनका नाम था भाई मनी सिंह, उनको अपॉइंट किया था कि वो जो है देखेंगे हरमंदिर साहिब के जो भी अफेयर्स हैं वो सारा मैनेज जो है भाई मनी सिंह करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एमिनेंट सिख बंदा सिंह बहादुर जी के बाद आए थे, तो वो थे भाई मनी सिंह, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स भी सारे देखते थे। ठीक है, देन सिक्स स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ डिसाइडिंग मैटर्स कंसर्निंग द कम्युनिटी। दो बार मीटिंग होती थी अमृतसर में, एक तो बैसाखी पे होती थी, दूसरी दिवाली पे होती थी। ठीक है, वहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे, और ये असेंबलीज को जो है सरबत खालसा बोला जाता था। ठीक है, जब वो ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को डिस्कस करते थे। और सब ये जो सरबत खालसा है वो फिर फोर्स में आई। इन्होंने जत्थेदार अपॉइंट करने शुरू किए, विलेजेस को प्रोटेक्ट करना शुरू किया नियर माउंटेन्स एंड जंगल्स। ठीक है, तो 1733 में जब जकरिया खान मुगल गवर्नर थे लाहौर के, वो सिखों की फोर्सेस को जो है सप्रेस नहीं कर पाए, एंड ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट द कंसिलिएटरी मेजर। मतलब उन्होंने कहा कि कंसिलिएशन कर लेते हैं, मतलब एक तरह से बैठ के बात सुलझा लेते हैं बातों को, टू किल द सिंग्स एंड विद शुगर इंस्टेड ऑफ पॉइजन। सी कंसिलिएटरी मेजर्स इज शुगर कोट करना, मतलब प्यार वाले मेजर्स। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे अब ये सप्रेस तो हो नहीं रहे थे, उन्होंने फिर सिंघों को जो है शुगर के साथ शुरू किया। उन्होंने उनको जागीर देनी शुरू की, नवाब का टाइटल दिया। तभी जो कपूर सिंह थे, सरबत खालसा के लीडर थे, उनको उनके नाम के आगे इसी वजह से उनको इस तरह से याद किया जाता है एज नवाब कपूर सिंह, क्योंकि उन्होंने उनको जो है टाइटल दिया इनको कि इनको जो है हम मार के नहीं सप्रेस कर सकते, लेकिन इस तरह से जो है काम बन सकता है। ठीक है, तो ये नवाब कपूर सिंह जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जब नवाब कपूर सिंह ने डिवाइड किया पूरे सिख मिलिशिया को दो ग्रुप्स में, एक तो था बुड्ढा दल और दूसरा था तरुणा दल। जो बुड्ढा दल था उसमें सारे वेटरन्स होते थे, और जो तरुणा दल था, देखो नाम से ही बुड्ढा दल में सारे ओल्ड पीपल, वेटरन्स जिनको पहले ही सब पता है। तरुणा दल जो है यूथ से जोड़ा जाता था। जो पर्पस था बुड्ढा दल का, उसका था कि गुरुद्वारास को प्रोटेक्ट करना है, और तरुणा दल को जो है ट्रेन करना है। और जो तरुणा दल का पर्पस था वो था कि एज अ ट्रूप्स उनको जो है बनाया जाएगा, एक तरह से आर्मी की तरह। ठीक है, तो नवाब कपूर सिंह एंड सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, इन दोनों को इन्होंने पूरा यूज किया इन कंसिलिएटरी एटीट्यूड का। जकरिया खान के जत्थास को जो है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला। ठीक है, इसी चीज से। तो अब आपको जो है ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे मुगल का सरदार कौन था, उसका गवर्नर कौन था। तो जकरिया खान ने जो है कंसिलिएटरी मेजर्स जो है स्टार्ट किए थे। हाउएवर जो कॉम्पैक्ट था जकरिया खान और नवाब कपूर सिंह का, वो टूट गया 1735 में। गवर्नमेंट ने जागीर सिस्टम खत्म कर लिया, सरबत खालसा फिर से आउट ऑफ लॉ हो गया इसके बाद। ठीक है ना, जब ऑब्वियसली जब सरकार अपना हाथ उठा ले तो फिर ये चीजें थोड़ी हिल जाती है ना। तो उस टाइम पे मुगल सरकार थी, मुगल सल्तनत थी, तो उन्होंने जब ये ट्रीटी इनकी टूटी तो उन्होंने जो है इस चीज को, जागीर और सरबत खालसा आउट ऑफ लॉ हो गए। तो जो एग्जीक्यूशन था, पॉइस हेड मतलब जो हेड प्रीस्ट थे उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, भाई मनी सिंह। तो काफी ज्यादा शोक का माहौल उसमें जो है उस टाइम पे सिखों में स्टार्ट हो गया था। तो सिखों ने फिर सोचा कि अब इससे पहले कि वो रिवेंज लेते, तो पर्शियन का नादिर शाह वो पंजाब में आ गया इन्वेड करने। ये 1738 की बात है, जब भाई मनी सिंह को अभी उन्होंने एग्जीक्यूट किया ही था जकरिया खान की ने। तो इससे पहले ये लोग रिवेंज लेते, नादिर शाह ही प्लंडर्ड पंजाब इन 1738। तो खालसा ने नादिर शाह को फिर स्पेयर नहीं किया, इन्होंने इनकी सारी जितनी ट्रेन्स थी, कैमल्स थी, मतलब सब सिखों ने जो है लूटना शुरू कर दिया खालसा वालों ने। ठीक है, दे डिड नॉट स्पेयर नादिर शाह। ओके,
तो जब नादिर शाह छोड़ने वाला था पंजाब को, तो उसने ज़करिया खान को वार्न किया कि तुम अपने किंगडम को संभालो, नहीं तो तुम्हारा किंगडम जो है ये वॉरियर्स ख़त्म कर देंगे। तो जब ज़करिया खान के दिमाग में ये वार्निंग हमेशा से याद थी, तो उसने क्या किया, ही ब्लू अप मड फोर्ट डालेवाल में, जो खालसा लोगों ने बनाया था, खालसा वालों ने, तो उन्होंने उसको जो है उड़ा दिया। काफ़ी सारे उस टाइम पे जो सिख लोग हैं, उनका सर कट गया बाय पुलिस ऑफिशियल्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ज़करिया खान। ये हुआ कहाँ था? हॉर्स मार्केट, लाहौर की। ठीक है। अब क्रोनोलॉजी को अगर समझोगे ना, तो चीज़ें समझ में अच्छे से आने लगे। जैसे नादिर शाह इसको वार्न करके गया, फिर उसको उसकी वार्निंग याद थी, तो उन्होंने जो है उड़ा दिया डाले वाला खालसा वालों का। तो इनको काफ़ी सारे सिखों को बीहेड कर दिया गया। कहाँ किया गया? हॉर्स मार्केट में, लाहौर की। तो जब ज़करिया खान मरा 1745 में, उनका बेटा था यहिया खान। उसने कमांड जब संभाली, तो उसने वही अपने फादर की पॉलिसी, इन ह्यूमन फादर्स पॉलिसी, वही कंटिन्यू रखी। तो जब अब लखपत राय थे, दीवान थे लाहौर के, तो उनका एक भाई था जसपत राय। सिखों ने जो है उनको मार दिया था 1746 में, जिससे इन लोगों में बहुत गुस्सा आया। ठीक है। लखपत राय को बहुत इस चीज से गुस्सा आया, जो कि दीवान था लाहौर का। तो उसने काफी ह्यूज आर्मी भेजी काहनूवान में, जो कि गुरदासपुर के पास है, और कम से कम 7,000 सिख लोगों को उस टाइम पे जो है मारा गया था, जिसको कहा जाता है छोटा कल्लू कारा। अब ये आपका मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, ये कितनी बार आ चुका है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ था ये? काहनूवान में, गुरदासपुर के पास। और ये छोटा कल्लू का रहा है, अभी इससे भी बड़ी चीज होएगी। ठीक है। इसमें मोर देन 7,000 सिख जो है मर गए थे, उनको मारा गया था। तो अब 10 साल के बाद आए अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह कब आया था? 1738 में। तो अहमद शाह अब्दाली आया 1748 में, नया रूलर था अफगानिस्तान का। उसने भी इंडिया को जो है प्लंडर करना, लूटना शुरू किया। और ये किसके इनविटेशन पे आया था? शाहनवाज, जो कि भाई था यहिया खान का। ठीक है। इसने प्लंडर किया लाहौर को। फिर अब्दाली जो है दिल्ली की तरफ गया, जहाँ पे इन्होंने जो है किसको डिफीट किया? मीर मनु को। मीर मनु, जो कि कमांडर था मुगल आर्मी का, इसने जो है उनको डिफीट किया। तो आपको पता होना चाहिए, अब्दाली जब दिल्ली गया, किसको डिफीट किया गया? मीर मनु, कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। ठीक है। तो अब इस जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की को एक तरह से एडवांटेज लेते हैं कि एक दूसरे को अब मारना शुरू हो गए हैं ये अब्दालीज एंड मुगल्स, तो सरबत खालसा फिर से रीऑर्गेनाइज जो है होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो पूरी फोर्स जो खालसा की थी वो एकजुट हो गई, और यहाँ पर इन्होंने जो है इसका नाम दिया दल खालसा। तो पता लगा अब दल खालसा कैसे स्टैब्लिश हुई? 1748 में। किसके अंडर हुई? सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के अंदर। ये एक मीजल के हेड भी रहे हैं, इन आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो दल है ये आ ही गया। दल को 11 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब मीजल्स में, सेपरेट नेम्स, सेपरेट लीडर्स। ठीक है। जितने भी ये दल थे उनको 11 यूनिट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया। तो जो फुल्किया मिजल थी वो थी 12th, वो दल खालसा का पार्ट नहीं थी, एंड समटाइम्स एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। तो टोटल कितनी मिजल थी? 12 मिजल थी, जिसमें से फुल्किया मिजल जो है इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दल खालसा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिजल जो है दल खालसा का पार्ट नहीं है। सो इट इज फुल्किया मिजल। ओके। तो दल खालसा कब एस्टैब्लिश हुआ? जब अब्दाली पंजाब में आया 1748 में। ओके। नाउ अब दल खालसा ने एस्टैब्लिश की अपनी अथॉरिटी ऑलमोस्ट सारे पंजाब के एक बहुत छोटे टाइम में। उसने डिफीट कर दिया अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर को सरहंद में वड्डा कल्लूकारा इंसिडेंट के बाद 1762 में। और फिर अहमद शाह ने, मैं आपको अभी उसके बारे में भी बताऊंगी, वड्डा कल्लूकारा का इंसिडेंट ये सब क्या हुआ था। ये हम दल खालसा वाला टॉपिक खत्म कर लिए। ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद अहमद शाह अहमद शाह हिमसेल्फ एट अमृतसर इन दी सेम ईयर। तो दल खालसा ने अहमद शाह अब्दाली के पहले गवर्नर को डिफीट किया वड्डा कल्लूकारा वाले इंसिडेंट में, और फिर अहमद शाह को खुद को भी इन्होंने जो है डिफीट किया। ओके। देन इन्होंने जितनी भी टेरिटरीज इन्होंने कैप्चर की थी इंडस से यमुना तक सारी कैप्चर कर ली वापस। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ
आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिरहिंद ऑन 1764 जो मिजलदारी सिस्टम, मतलब मिजलदारी सिस्टम कब ऑपरेशन में आया, सो इट वाज 1764, ठीक है। वड्डा कल्लूकारा के इंसिडेंट के बाद मिजलदारी सिस्टम जो है इट केम इनटू ऑपरेशन सिरहिंद में विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। देन सिख ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ कपूर सिंह एंड सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, ठीक है। कपूर सिंह की लीडरशिप के अंडर और जस्सा सिंह आलूवालिया की लीडरशिप के अंदर सिख जो है ऑर्गेनाइज हो गए। लेकिन जब सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की डेथ हुई तो एक तरह से वर्चुअली जो है दल खालसा एंड हो गई थी, मतलब कहते हैं ना कि एक जस्ट ऊपर ऊपर से ही रह गया था, बट वैसे वर्चुअली इट केम टू एन एंड 1783 में। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1748 में, ठीक है। सो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की डेथ के बाद ये भी वर्चुअली एंड हो गई। अब ये था वड्डा कल्लूकारा का इंसिडेंट। अब इसमें क्या था, जैसे छोटा कल्लूकारा में 7000 सिखों को भी हेड किया गया था, 7000 सोल्जर्स, सिख सोल्जर्स, तो वो छोटा था अभी। अब ये है वड्डा कल्लूकारा। ये एक तरह से एक मेजर हॉलोकॉस्ट आज भी माना जाता है। वन डे बैटल बिटवीन दल खालसा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में है, जो सिख हिस्ट्री में याद रखा जाता है, ठीक है। तो जब अहमद शाह अब्दाली was harassed by Sikh and when he was returning home after his historic victory in the third battle of पानीपत, जब इसकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली जीता था तो वो वापस जा रहा था, तो सिखों ने इसको काफ़ी हरास किया था। सिरहिंद लूट लिया गया था, मलेरकोटला और जलंधर का जो फौजदार है उसको भी निकाल दिया गया था, जिससे अब्दाली को जो है काफ़ी गुस्सा आया। तो अब्दाली ने क्या किया, जिन्होंने सिखों का कैंप था, अब ये जैसे कैंप आपको पता होना चाहिए कहाँ पे था, मलेरकोटला में था, कुपरोहीरा में। तो सिख अब्दाली ने उसको पकड़ लिया था, उसका ध्यान चला गया था उधर। फिर यहाँ पे एक बैटल हुई थी बिटवीन सिख और अब्दाली, दो द सिख डिसाइडेड टू डाई फाइटिंग बट सून द लॉन्गर एंड बेटर इक्विप्ड। अब अब्दाली के पास ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी आर्मी थी, उसने बहुत जल्दी इसको जो है टुक ओवर कर लिया था। तो कम से कम 20,000 से 50,000 सिख इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ये मारे गए थे इस जगह पे, कुपरोहीरा मलेरकोटला। तो इस हॉलोकॉस्ट को जो है बोला जाता है वड्डा कल्लूकारा, ताकि इसको जो है डिस्टिंग्विश कर सकें छोटे कल्लूकारे से, जो कि 1746 में हुआ था, ये हुआ था 1762 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने वड्डा कल्लूकारा साइट पे बिल्ड किया है कुपरोहीरा मेमोरियल एट कुपरोहीरा विलेज नियर मलेरकोटला इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट। एक मेमोरियल उन्होंने जो है इनकी याद में बिल्ड किया है। सिमिलरली इन्होंने छोटा कल्लूकारा के लिए भी जो है, जो काहनूवान में हुआ था छोटा कल्लूकारा का हॉलोकॉस्ट, तो काहनूवान चम मेमोरियल जो है इन्होंने बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने गुरदासपुर में। तो आपको इन दोनों के ईयर और साइट दोनों पता होनी चाहिए, ओके। नाउ we'll start with sick measles. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक मीजल्स। अब ये जो वर्ड मीजल है ये पंजाबी वर्जन है कन्फिडरेशन का, ठीक है, मतलब इकट्ठे होने का। सिक मीजल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सिख हिस्ट्री में, क्योंकि यहीं से ही बेसिकली जो फाउंडेशन है सिख एम्पायर की वो यहीं से ही शुरू हुई थी। ये सारे जो मीजल्स हैं ये सब इक्वल थे, इनको इक्वल कंसिडर किया जाता है, और सिख जो है इनके अंडर ऑपरेट करते थे। मोस्टली 12 मीजल्स थे, ठीक है, कुछ एक सम कंप्राइजिंग अ फ्यू हंड्रेड वाइल अदर्स कुड फील्ड 8 to 10,000 फाइटिंग मैन। हर सिख, कोई भी सिख किसी भी मीजल को जो है ज्वाइन कर सकता था। हर मीजल का अपना ही एक तरीका होता था काम करने का, ठीक है। जैसे अब ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सी मीजल का फाउंडर है। जैसे करोड़ संघिया मीजल, इनके नाम से पता लगता है करोड़ संघिया, करोड़। निशान वालिया दसुंदा सिंह, ठीक है, निशान वालिया का कौन है, दसुंदा सिंह। देन शहीदा मीजल में बाबा दीप सिंह,
देन निकई मीजल हीरा सिंह निकई, ठीक है। डालेवालिया मीजल गुलाब सिंह डालेवालिया। देन रामगढ़िया मीजल में जस्सा सिंह रामगढ़िया। फुल्किया मीजल इज चौधरी फुल। तो ये वाले थे जो दल खालसा का पार्ट नहीं थे, ठीक है। देन भांगी मीजल हरी सिंह ढिल्लों। आहलूवालिया मीजल जस्सा सिंह आहलूवालिया। कन्हैया मीजल जय सिंह। सिंहपुरिया या फैजलपुरिया मीजल नवाब कपूर सिंह। शुक्र चक्किया मीजल बुड्ढा सिंह। तो ये शुक्र चक्किया मीजल जो है महाराजा रंजीत सिंह को बिलोंग करती है, वो इनको बिलोंग करते थे शुक्र चक्किया मीजल को। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक बार इसको और पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे करोड़ सिंह नाम से हमें पता लगता है करोड़ सिंह मीजल। देन द सुंदर सिंह निशान वालिया, इसको उधर नहीं देखो तो इसको लिखो साथ में। निशान वालिया किसका है? द सुंदर सिंह जी का। देन बाबा दीप सिंह जी का कौन सा है? दीप सिंह से याद रखो शहीदा मीजल। देन हीरा सिंह निकई, निकई से हमें याद रहेगा निकई मीजल, ठीक है। देन गुलाब सिंह डालेवालिया, डालेवालिया मीजल। रामगढ़िया वाले रामगढ़िया मीजल। फूल वाले फुल्किया मीजल। देन हरी सिंह, हरी सिंह दो हैं, एक हरी सिंह निकई है और एक हरी सिंह ढिल्लों है। तो ढिल्लों वाली मीजल निकई तो निकई मीजल है, जो ढिल्लन वाली है दैट इज भैंगी मीजल, भांगी मीजल या भैंगी मीजल, ठीक है। देन आलू वालिया इज आलू वालिया मीजल। जय सिंह जो है कन्हैया मीजल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन नवाब कपूर सिंह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना क्योंकि इनको जकरिया खान ने टाइटल दिया था कंसिलिएटरी मेजर्स के अंडर। तो ये कौन सी मीजल को बिलोंग करते हैं? सिंहपुरिया या फिर फैजपुरिया, फैजलपुरिया मिजल। देन बुड्ढा सिंह जी शुक्र चकिया मिजल। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद महाराजा रंजीत सिंह। Now महाराजा रंजीत सिंह, he was popularly known as शेरे पंजाब। शेरे पंजाब का इनको टाइटल दिया गया, तो दैट इज लॉयन ऑफ पंजाब। काफ़ी पावरफुल फिगर रही है ये हमारी हिस्ट्री ऑफ पंजाब की, ठीक है। बॉर्न हुए थे 17 नवंबर 1780। सिटी याद होनी चाहिए, दैट इज गुजरावाला सिटी है, पाकिस्तान में है। जाट सिख फैमिली, सांधिया वालिया क्लैन, ठीक है, ये आपको क्लैन का भी पता होना चाहिए, सांधिया वालिया क्लैन। सरदार महा सिंह इनके पिताजी थे एंड सरदारनी राजकौर इनकी माताजी थी, जो कि डॉटर थी गजापत सिंह ऑफ जिंद, ठीक है। तो अब जो रंजीत सिंह जी थे वो मैंने आपको बताया शुक्र चकिया मीजल को बिलोंग करते थे, विच वॉज फाउंडेड बाय बुड्ढा सिंह जी, जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही बैप्टाइज किया था, इनिशिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। देन कम्स अब जैसे ये क्रोनोलॉजी में वहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे बुड्ढा सिंह जी के बाद नौत सिंह उनके हेड बने, देन चरहद सिंह, देन महा सिंह एंड देन रंजीत सिंह। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, बुड्ढा सिंह, नौत सिंह, चरहद सिंह, महा सिंह एंड रंजीत सिंह, ठीक है। बुड्ढा सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैप्टाइज किया था, इनिशिएट किया था। तो अब हुआ क्या था ये सारा मीजल्स वाला, तो महा सिंह का जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आपको भी नहीं जाने की ज़रूरत, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि महा सिंह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कन्हैया मीजल वालों के साथ, दैट इज ओवर द कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड इन वन ऑफ स्कर्मिश गुरबख्श सिंह जो कि लीडर थे कन्हैया मीजल के, वो मारे गए थे, ठीक है। तो जो कि बेटे थे कन्हैया मीजल के, गुरबख्श सिंह सन ऑफ लीडर ऑफ कन्हैया मीजल जय सिंह, वो मारे गए थे। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद महा सिंह ऑल्सो डाइड इन 1792, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर महा सिंह, रंजीत सिंह जो कि सिर्फ और उस टाइम पे 12 साल के थे, उन्होंने जो है ये भागदौड़ संभाली इस मीजल की, और ठीक है उसके बाद उनको जो है कहीं ना कहीं एक अटैक हो गया था, एक स्मॉल पॉक्स का उनको अटैक हो गया था ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो उसकी वजह से उनकी जो है एक लेफ्ट आई चली गई थी, उनको उसमें से दिखता नहीं था। तो ठीक है, उनको कौन सी अब डिजीज हुई थी जिससे उनकी आई में प्रॉब्लम हुई थी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने फिर कोई स्कूल अटेंड नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइडिंग में इन सारी चीज़ों में निकालते थे। तो 1796 में 92 में हिज फादर डाइड,
ठीक है। 1796 में इन्होंने जो है शादी की मेहताब कौर के साथ, जो कि डॉटर थी गुरबख्श सिंह की, एंड सदा कौर की, जो कि कन्हैया मिजल को बिलोंग करते हैं। तो अब क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो इनको जो है मोस्टली रेस किया था इनकी मदर इन लॉ ने, दैट इज सदा कौर जी ने, और जिन्होंने इनकी जो इतनी जो इनमें एनर्जी थी उसको पंजाब को यूनाइट करने में, वो एनर्जी जो है महाराजा रंजीत सिंह की, इनकी मदर इन लॉ ने लगाई। उन्होंने इनको जो है काफ़ी इनके करियर में हेल्प किया था, कॉन्क्वेस्ट करने में, कुछ लेना है बैटल्स में, ये सारी चीज़ों में। तो बीबी सदा कौर ने इनको जो है काफ़ी हेल्प किया था, इनकी मदर इन लॉ ने। तो जो इम्पोर्टेंट सिख मीजल्स हैं जो कि इनके सामने खड़ी हो गई थी रंजीत सिंह जी के सामने, वो मतलब इनको थ्रेट समझती थी, वो थी बेंगीस, कन्हैया एंड आलूवालिया, निकई एंड आलूवालिया। ये 4 मीजल्स थी जो एक तरह से इनको थ्रेट समझती थी। तो रंजीत सिंह ने कन्हैया मिजल को तो ऑब्वियसली मेहताब कौर से शादी करके वो तो जीत लिया था, जो कि डॉटर थी सदा कौर की। ठीक है, तो निकई मिजल को राजकौर से शादी करके, जो कि निकई प्रिंसेस थी, उनसे भी शादी करके इन्होंने ये 2 मिजल्स को तो अपने साथ कर लिया था। तो आलूवालिया मिजल को इन्होंने वॉन किया था बाय एक्सचेंजिंग टर्बन्स। टर्बन्स एक्सचेंज करके मतलब एक तरह से एक सिखों का एक मतलब एक कंजिलिएटरी, वो मतलब एक गुडविल होती है, एक्सचेंज टर्बन एक्सचेंज करके विद फतेह सिंह आलूवालिया, और बाकी मीजल्स को यहाँ कॉन्कर कर लिया गया, उनको जीत लिया गया। ठीक है, जब सारी की सारी सिखों को यूनाइट कर लिया, उस टाइम पे एक एम्पायर बना जो महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर था। महाराजा रंजीत सिंह इसको प्रोक्लेम करते थे एज महाराजा ऑफ पंजाब ऑन 1 बैसाख 12 अप्रैल 1801। ठीक है, तो किस दिन इन्होंने खुद को महाराजा प्रोक्लेम किया? सो दैट वाज 12 अप्रैल 1801। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन, महाराजा ऑफ पंजाब। लाहौर इनकी कैपिटल थी। ठीक है, लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया था। तो ये देखो, ये कॉन्क्वेस्ट है महाराजा रंजीत सिंह का, ये आपको पता होना चाहिए कि किससे कैसे किस तरह से लिया। जैसे लाहौर के कॉन्क्वेस्ट में 1709 सबसे पहले लाहौर भंगी सरदार को कॉन्क्वेस्ट किया लाहौर में। ठीक है, उसके बाद अमृतसर में 1805 में माई सुकन जो की विडो थी गुलाब सिंह भंगी की। देन कसूर कुतुबुद्दीन से, थंग 1807 जंग अहमद खान से, इट्स जंग, कॉन्क्वेस्ट ऑफ जंग। देन सियालकोट जीवन सिंह कांगड़ा, राजा संसार चंद कटौच। देन अटोक जो है जहान दद खान, मुल्तान में मुजफ्फर खान, कश्मीर जबर खान, पेशावर अजीम खान। तो ये आपको पता होने चाहिए कॉन्क्वेस्ट। ये क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले लाहौर, देन अमृतसर, देन कसूर, झांग, सियालकोट, कांगड़ा। तो इस तरह से ईयर 1799 से शुरू होके 1834। इसको क्रोनोलॉजी में अगर याद करोगे ना तो फिर भूलोगे नहीं। ओके, अब महाराजा जी के किंगडम की बात कर लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता था। तो लद्दाख नॉर्थ में, शिखरपुर इन द साउथ, शिखरपुर साउथ में था। ठीक है, एंड फ्रॉम जमरूद इन नॉर्थ वेस्ट टू रिवर सतलज इन ईस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि इनका किंगडम कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता था। लद्दाख से शिखरपुर नॉर्थ साउथ, जमरूद नॉर्थ वेस्ट टू रिवर सतलज इन ईस्ट। ओके, हाउएवर जो महाराजा रंजीत सिंह है, इनको चेक किया गया ईस्ट में बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो कि 1809 में हुई थी। तो उसके बाद इनको अलाउ नहीं था कि अपनी टेरिटरी को और साउथ में जो है एक्सपैंड करें ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद। ठीक है, तो महाराजा का लेकिन एम्बिशन था ऑन द वेस्टर्न साइड वाज चेक बाय ट्राई पार्टी ट्रीटी ऑफ 1838। वेस्टर्न साउथ में तो इनको एक्सपैंड नहीं कर सकते थे थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर। फिर वेस्टर्न साइड का जो एम्बिशन था उसमें एक ट्राई पार्टी ट्रीटी हुई थी, 3 लोगों में हुई थी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये हुई 1838 में थी। ठीक है, किस किस में हुई थी? शाह शुजा, ठीक है, जो कि काबुल के किंग थे। फिर ब्रिटिशर्स, एंड थर्ड वन इज महाराजा रंजीत सिंह, दैट इज सिखों में। तो ट्राई पार्टी ट्रीटी में हुई थी कि ये वेस्टर्न साइड पे भी जो है अपना चेक रखेंगे।
Then Maharaja Ranjit Singh, he was a devout Sikh and considered himself as a humble servant of Guru. काफी वेल्थ डोनेट करते थे मटेरियल श्राइन्स में. जो गोल्डन प्लेट्स थी हरमंदिर साहिब की वो भी इन्होंने ही जो है डोनेट की थी. एंड इनकी मदर इन लॉ ने, दैट इज रानी सदा कौर. तो महाराजा जी ने ऑल्सो हिंदू टेम्पल्स में भी गोल्ड का डोनेशन किया था. वो विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, ज्वालामुखी एंड कांगड़ा टेम्पल हिमाचल में, जो डिस्प्ले करते थे इनका सेकुलर करेक्टर. तो यही नहीं है कि सिर्फ इन्होंने हरमंदिर साहिब में ही किया, इन्होंने अपना टेम्पल्स में भी जो है गोल्ड की प्लेट जो है, गोल्ड जो है डोनेट किया था. तो वो आपको टेम्पल्स के नाम भी पता होने चाहिए. एक तो बनारस में है, दैट इज विश्वनाथ टेम्पल. फिर हिमाचल के ज्वालामुखी एंड कांगड़ा टेम्पल जो डिस्प्ले करते हैं इनका सेकुलर करेक्टर. ओके. जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट सेक्रेड टेम्पल्स है सिखिज्म में वो थे, जैसे अकाल तख्त जो इन्होंने बिल्ड किए थे. टू मोस्ट सेक्रेड टेम्पल इन सिखिज्म जिन्होंने बनाया था, दैट वाज तख्त श्री पटना साहिब. पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ प्लेस है. ठीक है. देन तख्त श्री हजूर साहिब, दिस द प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सिख असेंशन इनटू हेवन. ठीक है. तो दो तख्त भी इन्होंने बनाए, दैट इज पटना साहिब और श्री हजूर साहिब, दैट वाज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह. ही वाज वन ऑफ द एबलेस्ट एंड एफिशिएंट इंडियन रूलर्स ऑफ हिज टाइम. और काफी लिबरल और ब्रॉड माइंडेड थे करेक्टर में, सेकुलर थे, लिबरल थे. इनको अपने वेल ऑर्गेनाइज स्टेट की वजह से जाना जाता था. ठीक है. तो इनका पूरा किंगडम था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, दैट वाज लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर. हर एक निजाम के अंडर था, वाज असिस्टेड बाय कर्दर्स और कलेक्टर्स. तो कलेक्टर को क्या कहा जाता था? कर्दर्स. ठीक है. ये पता होना चाहिए. जैसे 4 किंगडम्स का पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर. तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने एक आर्मी बनाई जब वो काफ़ी अच्छे पावर में थे, फॉर्मिडेबल फोर्स, जिसमें 1/3 रेवेन्यू जो है वो स्पेंड करते थे अपना आर्मी के ऊपर. तो 1822 में इन्होंने जो है काफ़ी मॉडर्नाइज भी कर ली थी अपनी आर्मी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड. तो 2 ऑफिसर्स थे, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट डिसबैंडेड आर्मी के, जीन बैप्टिस्टी वेंटूरा एंड ये थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में गड़बड़ हुई है, इसके साथ ही है. ठीक है. तो 2 ऑफिसर्स कौन से थे ये आपको पता होने चाहिए. दोनों ही दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन के आर्मी के हैं ये. ठीक है. तो जीन बैप्टिस्ट वेंटूरा एंड जीन फ्रैंकोइस अलर्ट, इन्होंने जो है आर्मी को ट्रेन किया था. वेंटूरा एंड ही बिकेम ए जनरल ऑफ दरबार आर्मी टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ब्रिगेड विच वेंट बाय द नेम ऑफ फौजी खास. ठीक है. तो 2 कौन कौन से इनके आर्मी में आते हैं, दैट इज जीन बैप्टिस्ट वेंटूरा एंड अलार्ड. ये दोनों ने जो है मिलके आर्मी बनाई थी, दैट इज दरबार आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेशल ब्रिगेड नेम अंडर द नेम ऑफ फौजी खास. अलर्ट को जो है इंचार्ज बना दिया था कैवलरी का, सारी जितने भी वेपन्स वगैरह थे वो अलर्ट देखते थे. महाराजा रंजीत सिंह ने ऑल्सो एक जनरल अपॉइंट किया था बाय द नेम अगस्त एंड गैनफोर्ड. ठीक है. इनको भी एक अपॉइंट किया गया था. हाँ, सॉरी, दिस इज अ गार्डनर, जिनको आर्टिलरी यूनिट दे दिया गया था. तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद इनकी कोर्ट में जो है हमेशा सारे ही ऑलमोस्ट इनका सेक्युलर करेक्टर ऑब्वियसली इसी से बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, फ्रेंच ऑफिसर्स सभी होते थे जो इनके सेक्युलर करेक्टर के बारे में बताते हैं. देन फकीर अजीजुद्दीन जो कि एक मुसलमान थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे इनकी गवर्नमेंट में. और दीनानाथ जी, ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर. इनके प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, ही जो कि एक डोगरा थे. ठीक है. तो महाराजा रंजीत सिंह जी को याद रखा जाता था ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज स्टेट में. तो उनका ही एंडेड द जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इनके उससे खत्म हो गई थी. हाउएवर इनका जो रूल था वो लिमिटेड रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ. तो उनकी डेथ के 10 साल के बाद
ये हमारा पंजाब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह ही डाइड ऑफ पैरालिसिस लाहौर में 27 जून 1839 को। ईयर्स याद रखने इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकुलर करेक्टर कैसे पता लगा? फॉरेन मिनिस्टर थे मुसलमान जिनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। देन फाइनेंस मिनिस्टर ब्राह्मण थे जिनका नाम था दीनानाथ। प्राइम मिनिस्टर इनके ध्यान सिंह थे जो कि डोगरा क्लैन को बिलोंग करते थे। ठीक है, पैरालिसिस से ही डाइड, और इनके मरने के 10 साल बाद जो है ब्रिटिश पंजाब जो है डिसइंटीग्रेट भी हो गया था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा चार्ट जो है बनाया गया है। तो इनकी पिताजी का नाम था महासिंह, माता जी का नाम था सरदारनी राजकौर। इनको शेरे पंजाब या लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था। शुक्र चकिया मिजिल को बिलोंग करते हैं। इनकी स्पाउस का नाम था मेहताब कौर। मेनली सदा कौर जी ने इनको रेस किया है। कैपिटल लाहौर रही है। इन्होंने नानक शाही कॉइन्स, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, नानक शाही कॉइन्स इन्होंने जो है इशू किए थे। 2 यूरोपियंस को इन्होंने एम्प्लॉय किया था, दैट इज वेंटुरे एंड अलार्ड। ऑल्सो ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं ये इनके फर्स्ट ऑफिसर्स नहीं रहे हैं, ठीक है, पंजाब आर्मी के। तो फर्स्ट जो थे वो थे इंग्लिश डेजर्टर नेम्ड प्राइस। प्राइस थे फर्स्ट इंग्लिश ऑफिसर। तो यूरोपियन ये रहे हैं। 2 तख्त बनाए हैं, तख्त श्री पटना साहिब एंड तख्त श्री हजूर साहिब। इट वाज दे आर बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह। बर्थ इनका गुजरावाला सिटी में हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने गोल्डन प्लेट्स डोनेट की थी हरमंदिर साहिब को, और गोल्ड इन्होंने 3 टेम्पल्स को भी डोनेट किया है, दैट इज विश्वनाथ टेम्पल जो कि बनारस में है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कांगड़ा टेम्पल में भी किया है जो कि हिमाचल में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 और ट्राईपार्टिट ट्रीटी, ये मैंने आपको बताया 1838 में, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से ये साउथ में एक्सपैंड नहीं कर सकते थे और इससे वेस्ट में इनका जो है एक तरह से चेक रहता था। ही डाइड इन 1839 27 ऑफ जून। कैसे मरे? बाय पैरालिसिस। ही डाइड ऑफ पैरालिसिस। ओके, सो ये बात होती है अब महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर्स की। तो जिसमें से जो सबसे पहले रहे हैं वो है खड़क सिंह, 1801 से 1840 तक रहे हैं। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो थ्रोन पर आए थे आफ्टर हिज फादर डेथ। इन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लिया था, चाहे इनको अपोजिशन भी काफ़ी फेस करना पड़ा फ्रॉम हिज ब्रदर शेर सिंह। ठीक है, ये एक तरह से वीक रूलर थे और ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे स्टेट के अफेयर्स में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया, दैट इज चेत सिंह बाजवा, who was related to him through his wife। चांद कौर से ये रिलेटेड थे, एंड एज अ रिजल्ट इनको कॉन्फिडेंस वगैरह सब खत्म हो गया ऑफ मिनिस्टर ध्यान सिंह। ध्यान सिंह कौन थे? ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो इन द एंड चेत सिंह जो है मर्डर कर दिया गया बाय नौ निहाल सिंह जो कि सन थे खड़क सिंह विद द हेल्प ऑफ ध्यान सिंह। चेत सिंह को जो है मार दिया गया था नौनिहाल सिंह ने, जो कि खड़क सिंह जी के बेटे थे। तो ध्यान सिंह ने फिर नौनिहाल सिंह को जो है ऑब्वियसली इनकी हेल्प से मारा, तो इनको फिर थ्रोन पे बिठाया, और खड़क सिंह को जो है रिटायर कर दिया गया पॉलिटिक्स से और एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड देन ही डाइड इन 1840। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह डाइड, 1840 में खड़क सिंह डाइड। देन निहाल सिंह, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे रूलर थे, लेकिन इनकी लाइफ इतनी नहीं थी। ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोल्जर एंड एम्बिशियस मैन, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते थे, क्वालिटीज़ थी किंग वाली। लेकिन अपने फादर के फ्यूनरल राइट से जब ये वापस आ रहे थे तो इनके ऊपर जो है हजूरी बाग का गेट गिर गया था, जिससे काफ़ी सीरियसली इंजर हो गए थे, एंड ही डाइड देयर। ठीक है, नौनिहाल सिंह, ही वाज अ सन ऑफ खड़क सिंह, ग्रैंड सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। उनके बेटे नहीं हैं, उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं। ओके, देन चांद कौर, 1802 से 1842। चांद कौर staked her claim to the throne after the death of her husband खड़क सिंह। नौनिहाल सिंह जी की माता जी वो फिर आई, ठीक है, और अपने हस्बैंड और बेटे की डेथ के बाद ही क्लेम द थ्रोन। इन्होंने शेर सिंह को चैलेंज किया जो कि सेकंड सन थे महाराजा रंजीत सिंह के, ऑन द ग्राउंड्स दैट इनकी जो डॉटर इन लॉ है साहिब कौर वो प्रेग्नेंट है, दैट शी क्लेम रिजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द अनबोर्न लीगल सक्सेसर टू हर हस्बैंड्स थ्रोन।
ये इन्होंने रीजन दिया था। तो ध्यान सिंह ने सक्सीड इन परसुएडिंग द राइवल्स टू एंटर इनटू कॉम्पैक्ट विद इकरारनामा बाय विच चांद कौर बिकेम द रीजन। शेर सिंह हेड ऑफ काउंसिल बन गए और ध्यान सिंह प्रिंसिपल मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये ज्यादा लंबा चला नहीं, क्योंकि ध्यान सिंह विश चांद कौर टू अडॉप्ट हिज सन, ताकि वो उसको सक्सेसर बना सके, थ्रोन पे बिठा सके। लेकिन ये सारे प्लान्स को फेल हो गए ऑन द रिफ्यूजल, क्योंकि चांद कौर ने जो है रिफ्यूज कर दिया और इन्होंने ओपनली सपोर्ट किया फिर शेर सिंह को, जिसको फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया थ्रोन में विद द हेल्प ऑफ आर्मी। तो चांद कौर को बेसिकली पेंशन दे दी गई, एनुअल जागीर 9 लाख रुपीस की। लेकिन ध्यान सिंह ने इनको जो है किसी न किसी तरह मार दिया था बाय स्मैशिंग हर हेड विद वुडन पाइप्स फ्रॉम द किचन। क्योंकि बेसिकली ध्यान सिंह चाहते थे कि उनका बेटे को ये जो है थ्रोन पे बिठा दे, लेकिन उन्होंने क्योंकि रिफ्यूज कर दिया, उनका प्लान फेल हो गया, तो उन्होंने इनको जो है मार दिया। So with this, Chandkar also died. Then comes Sher Singh, who was the son of Maharaja Ranjit Singh, जिन्होंने खड़क सिंह के अगेंस्ट भी लड़ाई की for the throne. तो he was the son of Maharaja Ranjit Singh and मेहताब कौर, ठीक है, उनकी पहली बीवी। थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ ध्यान सिंह। ध्यान सिंह ने अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना दिया। शेर सिंह टू बिगन टू शैफ अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ ध्यान सिंह, मतलब एक तरह से ध्यान सिंह के अंडर ये काम करते थे। तो बहुत जल्दी इनका कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया पब्लिक इनके ऊपर। ब्रिटिशर्स बेसिकली इनके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करने लगी। उनको पता लग गया कि ये असली काम तो ध्यान सिंह जी कर रहे हैं। तो उन्होंने शेर सिंह को कहा टू अलाउ द संध्या वाले अजीत सिंह एंड अतर सिंह, जो कि अनफ्रेंडली थे ध्यान सिंह से, टू रिटर्न टू पंजाब एंड हैव देयर एस्टेट्स रीस्टोर टू देम। तो शेर सिंह ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो संध्या वाला सरदार वो क्या बन गए, प्रो ब्रिटिश बन गए, एंटी डोगरा पार्टी इन द दरबार, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक तरह से इनके बारे में ये चीज़ बोली थी ना। तो फिर संध्या वालस ने एक तरह से मर्डर प्लॉट किया गया शेर सिंह के अगेंस्ट, ठीक है। वाइल कंडक्टिंग द महाराजा फॉर द रिव्यू हिज ट्रूप, इन्होंने ट्रिगर दबा दिया और इन्होंने शेर सिंह को जो है मार दिया, ठीक है। सेम टाइम पे जो अजीत सिंह के अंकल थे लहना सिंह, उन्होंने सीस प्रताप सिंह जो कि शेर सिंह के बेटे थे, और उनके नेक से उनको मार दिया गया। इन्होंने ध्यान सिंह डोगरा को भी मार दिया। फाइनली इनकी आर्मी हीरा सिंह जो कि सन थे ध्यान सिंह डोगरा के, उन्होंने लाहौर का फोर्ट जो है सीज कर लिया, ठीक है। जब इन्होंने सीज किया तो अजीत सिंह और लहना सिंह दोनों को मार दिया गया, फांसी दे दी गई। अतर सिंह भाग गया, उसने ब्रिटिशर्स के पास असाइलम ले लिया। तो महाराजा रंजीत सिंह का जो सबसे छोटा बेटा था दिलीप सिंह, उसको जो है महाराजा बना दिया गया, एंड हीरा सिंह डोगरा एज हिज चीफ मिनिस्टर। हीरा सिंह कौन थे? ही वाज द सन ऑफ ध्यान सिंह, जो कि सीएम थे शेर सिंह के और पीएम थे महाराजा रंजीत सिंह जी के। रंजीत सिंह, okay. So comes the last ruler, महाराजा ऑफ पंजाब, दैट इज दिलीप सिंह। 1838 से 1893, काफी लंबा टाइम रहे हैं। He was the last sixth sovereign of Punjab, youngest of महाराजा, son of महाराजा रंजीत सिंह। अब शेर सिंह के मर्डर के बाद इन्होंने अपने आप को महाराजा बनाया, हीरा सिंह डोगरा को एज चीफ मिनिस्टर। He was only 5 years old when he became the महाराजा, ठीक है। सिर्फ 5 साल के थे जब ये महाराजा बने। महाराजा रंजीत सिंह वॉज ओनली 12 years old when he became इन्होंने शुक्र चक्की अमीजर को संभाला था। एंड दिलीप सिंह द यंगेस्ट सन, ही वाज ओनली 5 years old। इनकी माता जी का नाम था जिंद कौर, हिज मदर महारानी जिंद कौर, वो इनका ध्यान रखती थी, इनकी रेजेंट बनी। ये लास्ट थे जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था थ्रोन फ्रॉम 1843 टू 49 तक इन्होंने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद वॉर्स हुई, 2 एंग्लो सिख वॉर हुई, पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एंड दिलीप सिंह वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज किंगडम। ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट कर लिया था और दिलीप सिंह को अपना किंगडम छोड़ना पड़ा था। ये सारी बैटल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या है इन बैटल्स में? 5 बैटल्स हुई थी, यहाँ पे 3 ही लिखी गई, मैं आपको बता दूंगी वो भी। तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में एक नार की कन्फ्यूजन सी हो गई थी पंजाब में,
ठीक है। तो 1845 से 46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, जब महाराजा दलीप सिंह एक माइनर थे, रूलर थे पंजाब के, विद महारानी जिंदन उनकी माता जी उनकी रेजेंट थी, एंड लॉर्ड हार्डिंज वाज द गवर्नर जनरल। तो उस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे? इट वाज लॉर्ड हार्डिंज, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो बैटल्स फॉट की गई थी ब्रिटिशर्स में और इनमें, तो दैट वाज बैटल ऑफ मुदकी। तो ये आपको डेट सब याद होनी चाहिए। 18 दिसंबर 1845, ठीक है। 2 दिसंबर की है, फिर 1 जनवरी की है। तो 45 से 46 हो गया। तो सबसे पहले मुदकी आया, एम। आप ABCD का रिवर्स जाना है, उससे याद रख लो। मुदकी, फिरोज शहर, बद्दोवाल, ठीक है। उसके बाद अलीवाल है, अलीवाल, एंड देन मैं ऊपर लिख देती हूँ अलीवाल, ये क्रोनोलॉजी में, एंड देन फिर हमने एस पे आ जाना है सबराउं। सी मैं तो ऐसे ही इसको याद करती हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया? मुदकी, फिरोज शहर, बद्दोवाल एंड अलीवाल, एंड देन सबराउं। तो मुदकी कब हुआ? 1845 से 46 की बात है, तो दिसंबर में शुरू हो गया था। 18 दिसंबर, सॉरी ये रहा 18 दिसंबर 1845। फिर 3 दिन के बाद 13 दिसंबर 1845। फिर जनवरी में 1 महीने के बाद 21 जनवरी 1846। देन 28 हफ्ते के बाद 28 दिसंबर 1846, एंड देन 10th ऑफ फेब 1846। तो मुदकी में कौन थे? लाल सिंह थे। फिरोज शहर में लाल सिंह एंड तेज सिंह थे। देन बद्दोवाल में रंजोद सिंह मजीठिया। ब्रिटिश फोर्सेस किसने लेड की थी? सर हुगो ने। तो 2 बारी मुदकी और फिरोज शहर में तो ब्रिटिशर्स जीते, बद्दोवाल में सिख जीते। सिर्फ एक ही बैटल में सिख जीते हैं, वो है बद्दोवाल की बैटल में, जो कि 21 दिसंबर 1846 में हुई थी। ये वाली जो है, ये भी रंजोत सिंह में, ठीक है, रंजोत सिंह। और इसमें तीनों ही आ गए, लाल सिंह, तेज सिंह एंड श्याम सिंह आहलूवालिया। इसमें भी ब्रिटिशर्स जीते थे, इसमें भी ब्रिटिशर्स, याद रहेगा। तो इस टाइम पे यस, जो हमारे ब्रिटिश फोर्सेस किसने लीड की? तो हेनरी स्मिथ। सिर्फ एक में हेनरी स्मिथ थे, और जो सबराउं है उसमें दोनों थे, हेनरी स्मिथ एंड हग गो। बाकी हग गो जो है हर एक में है। ओके। देन कम्स ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब जब ये सारी बैटल्स हुई 10th ऑफ फेब तक हुई, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है मार्च 1846 में साइन की गई, जिसमें महाराजा दलीप सिंह को एज अ सॉवरन डिक्लेयर रिकॉग्नाइज किया गया। इनको इंडेमनिटी दी गई 1.5 मिलियन की, वो इनके ऊपर मतलब एक तरह से चार्ज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो है गुलाब सिंह को हैंड ओवर कर दिया गया इन लीव ऑफ 1 करोड़ बाय सेपरेट ट्रीटी, ठीक है। एक सेपरेट ट्रीटी से जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया गया। जो टेरिटरी थी बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख ली, ठीक है। और बोथ बैंक्स ऑफ सतलुज वेंट ऑन टू ब्रिटिश, ठीक है। तो वॉर इंडेमनिटी इनको पे करनी पड़ेगी, जितना हमारा नुकसान हुआ वो आप पे करें। 1.5 मिलियन जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह, टेरिटरी ब्यास और सतलुज के बीच में वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, वो तो इन्होंने ले ही ली थी। और बोथ बैंक्स ऑफ सतलुज वेंट टू ब्रिटिश। तो दिस वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये सारी बैटल्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर्स हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख में उसमें आती हैं, जब लॉर्ड हार्डिंज जो है गवर्नर जनरल थे। तो उस टाइम पे कौन से 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर ये हुई है? तो इट वाज सर हुगो एंड हेनरी स्मिथ। देन कब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1848 से 49 के टाइम पर हुई है, ठीक है। इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, और महाराजा दलीप सिंह तो थे ही, वाज अ माइनर रूलर। तभी 1849 में सिख एम्पायर एक तरह से खत्म हो गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। तो फर्स्ट में डलहौजी थे, सेकंड में फर्स्ट में हार्डिंज थे, सेकंड में लॉर्ड डलहौजी। तो 4 बैटल्स हुई थी एंग्लो सिख वॉर में, ठीक है। तो इट वाज रामनगर, चिलियावाला, मुल्तान एंड गुजरात।
रामनगर, चिलियांवाला, मुल्तान एंड गुजरात। 1848 है तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर जनवरी में 2 बैटल्स हुई हैं और फिर एक जो है फेब में हुई है। 22, 13, 22, 21। 22 नवंबर 1848, 13 जनवरी 1849, 22 जनवरी 1849, 21 फेब 1849। 349 में हुई है, एक ही सिर्फ 48 में हुई है, दैट इज फर्स्ट बैटल, दैट इज रामनगर। ठीक है, तो किस किस में? शेर सिंह अत्री वाले, सर अगेन हुग्गो, दिस इज ऑल्सो। तो मोस्टली जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो इन्होंने ही लीड की हैं, सिर्फ एक में जनरल विश थे। तो फर्स्ट दो दैट इज रामनगर एंड चिलियांवाला में सिख फोर्सेस जीती और बाकी लास्ट वाली में ब्रिटिशर्स जीते, गुजरात एंड मुल्तान में, मुल्तान एंड गुजरात में। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये शेर सिंह अत्री वाला, ये एक में से मुलराज और दूसरे में चतुर सिंह एंड शेर सिंह अत्री वाला, याद रहेगा। एक दो बार इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो अब बैटल्स फॉट हुई, ठीक है, सेकेंड एंग्लो। तो 29 ऑफ मार्च 1849 में, अब 21 फेब 1849 को ब्रिटिशर्स जो है जीत गए थे। ठीक है, चतुर सिंह और शेर सिंह अहलूवालिया हार गए थे। तो जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि पंजाब को एनेक्स कर लिया गया है टू ब्रिटिश एम्पायर, और एनुअल पेंशन फिक्स कर दी गई थी महाराजा दलीप सिंह की। सॉवर्निटी इनकी खत्म हो गई थी, कब हुई? 5 अप्रैल 1849 को। महाराजा रंजीत सिंह के 10 साल के बाद पंजाब एम्पायर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया था। नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेट इंक्लूड किया गया, ऑल द टेरिटरीज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ सतलुज एक्वायर्ड फ्रॉम द लाहौर दरबार। ठीक है, जो बाउंड्रीज ऑफ द न्यू प्रोविंस एंटाइटल्ड द पंजाब द स्प्रेड फ्रॉम जम्मू टू सिंध। जो पंजाब प्रोविंस बेसिकली आता था वो जम्मू से लेके सिंध तक कंसिडर किया जाता था। तभी अगर आप मैप देखें ना पुराना, तो उसमें ये सारी टेरिटरी जो है इंक्लूड की जाए, धीरे धीरे फिर होती गई अलग अलग। ओके, तो मैंने आपको एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो हमने पीछे किया नहीं है, तो मैं आपको ना उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। तो आप लिख लो या सुन लो, लिखा तो उन्होंने साडा पंजाब की बुक में है ही है, तो फिर जो है करना आसान हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगर बारे में अगर हम बात करें तो होली बुक कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो 6 ऑफ द 10 गुरुज के बारे में है इसमें। ठीक है, 1 to 5 गुरु नानक देव जी से गुरु अंगद देव जी एंड देन गुरु तेग बहादुर जी। ये 6 गुरुओं के बारे में जो है इनके वर्सेस गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन्ड है। देन इट वाज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने इनको कंपाइल किया था 1604 में, जिसमें भाई गुरदास जी इनके स्क्राइब थे, मतलब वो लिखते थे। कंपाइलेशन वाज डन बाय गुरु अर्जन देव जी एंड गुरदास जी वाज स्क्राइब। तो बिगिनिंग में इसको पोथी साहिब कहा जाता था। ठीक है, जिसमें पोथी साहिब में पहले 5 गुरुओं की बानी मेंशन थी और कुछ एक सेंट्स की, हिंदूज एंड मुसलमान दोनों। ठीक है, उसके बाद गुरमुखी में ये लिखी गई है, गुरमुखी स्क्रिप्ट इसमें लिखी गई, और इसको जो है हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किया गया था। कब किया? 16 अगस्त 1604, जब गुरु अर्जन देव जी ने इसको कंपाइल किया, इनको कंपाइल किया 1604 में। एंड बाबा बुद्धा जी वॉज फर्स्ट ग्रंथी। ठीक है, he was the first granthi. Then Guru Arjan Dev Ji, he directed that during daytime the holy book should remain in Harmandir Sahib, और रात में ये जो है आफ्टर द सोहिला वॉज रेड, जब सोहिला पढ़ लिया जाएगा तो उसके बाद जो है ये बुक को खुद लेके जाते थे वो, जो उन्होंने अपने लिए बनाया था गुरु का महल, उसमें लेके जाते थे। ठीक है, आज भी इसी तरह से इस चीज को जो है किया जाता है। आज इस गुरु के महल की जगह अकाल तख्त में
रेस्ट पे लेके आया जाता है। सोहिला पढ़ने के बाद आगे तो गुरु अर्जन देव जी जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इसको जो है रखा जाता था। देन अकाल तख्त में जो है शिफ्ट कर दिया गया। ब्रॉट टू नाइट एट रेस्ट इन अ रूम एट अकाल तख्त। हाउ एवर द प्रेजेंट वॉल्यूम वो सेम नहीं है, वो करतारपुर साहिब में करतारपुर लेके जाया जा चुका है बाय गुरु हरगोबिंद जी। हरगोबिंद जी उनको जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो इनको करतारपुर ले गए हुए हैं और उन्होंने इसका जो पोजेशन है अपने ग्रैंडसन दैट इज धीरमल को दे दिया था। तो अब उन्हीं उसी फैमिली के पास ही है आज भी ओरिजिनली। ठीक है, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो लास्ट में ऐड किया गया था, गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी इसमें ऐड की गई थी इसी वॉल्यूम में। थर्ड जो हॉली बुक है उसमें 6 गुरुओं की बानी है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम्स और हिंदूज की भी है। तो आज 1430 पेजेस हैं टोटल इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के। आफ्टर दैट गुरु गोबिंद सिंह जी ही एंडेड द लाइन ऑफ पर्सनल गुरुस, और ये सारा जो हॉली सेक्ट बुक में सारा अपना सक्सेशन उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही पास कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि आफ्टर हिज डेथ देयर वुड बी नो लाइव गुरु। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरमंदिर साहिब में कब इंस्टॉल किया गया। ठीक है, ओरिजिनल जो है इनका ओरिजिनल बुक जो है वो कहाँ पे है, अभी भी उन्हीं के पास है। ये गुरु हरगोबिंद जी ले गए थे करतारपुर में और उन्होंने अपने ग्रैंडसन धीरमल जी को दे दी थी। पहले ग्रंथी कौन थे, तो दैट वाज बाबा बुड्ढा जी। गुरु अर्जन देव जी के स्क्राइब कौन थे, दैट वाज भाई गुरदास जी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कितने पेजेस का है, तो बाकी हिंदू मुस्लिम्स जैसे संत कबीर की बानी है, नामदेव जी की बानी है इसमें। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट संत की भी, सेंट्स की भी बानियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। इसके अलावा जो पार्ट हैं जो आपकी इस बुक में मेंशन्ड हैं, हम उसको भी पढ़ लेते हैं एक बारी। तो वो क्या है, अति अति अखंड पाठ। अति अखंड पाठ होता है जब सिंगल रीडर ही पूरी की पूरी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी को रीड करते हैं बिना किसी इंटरप्शन के, और ये बहुत ही रेयर होता है अति अखंड। देन अखंड पाठ, इसमें रीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं, नॉन स्टॉप रीडिंग होती है बट नॉट बाय सिंगल रीडर। देन कम्स दी सहज पाठ, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं डिस्क्राइब की गई, नो टाइम लिमिट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे डेली की आप 1-2 वर्सेस पढ़ लें, तो इस तरह से धीरे धीरे स्लो स्लो सहज पाठ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Also, there is one more thing which is mentioned in your book, that is Guru's relics for devotees. So इसमें क्या है, ये 300 years old relics हैं, ओल्ड relics। ठीक है, ये है गुरु गोबिंद सिंह जी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है चोगा, जो कि दिया गया है टू बाबा त्रिलोक बानी। बेसिकली हैंड रिटन स्क्रिप्ट है ये गुरु जी की। अ कॉम विद द हेयर एंड टर्बन गिवन टू सैयद पीर बुद्धू शाह। मैंने आपको बताया था इनके बारे में, जिनको बंदा सिंह बहादुर जी ने मतलब इनके इंसाफ में मारा था, सैयद पीर बुद्धू शाह, इनकी आप मैंने बात की थी। तो किस, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के क्लोज फ्रेंड थे ऑफ सिधौरा, जब सिधौरा की बैटल हुई है, मतलब सिधौरा को जब उन्होंने कैप्चर किया था। डू यू रिमेम्बर? चीफ उस्मान खान सिधौरा। ठीक है, ये सिधौरा मैंने दिया, ही वाज अ फ्रेंड। तो यस, इनकी भी इनको गुरुजी ने दिया था कॉम विद हेयर। गुरुस मतलब इनके रिलिक्स दिए गए थे, तो उसमें कॉम थी, हेयर्स थे, टर्बन थी, कॉम विद हेयर एंड टर्बन दैट वाज गिवन टू सैयद पीर बुद्धू शाह सिद्धौरा, और 3 स्वॉर्ड्स दी गई थी।
इंस्क्रिप्शन था उसके ऊपर। फिर इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ से, फ्रॉम किला मुबारक टू गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, जो कि आज की डेट में कहाँ पे है, पटियाला में। निवारण साहिब कहाँ पे है, पटियाला में। 28 अप्रैल 2015, and then have been moved in a religious procession conducted across the state on display in a special bus arranged by SGPC from 6 to 20th May 2015, ताकि डिवोटीज जो अपनी रिस्पेक्ट दे सकें। ठीक है, देन relics has been enshrined finally at तख्तकेशगढ़ साहिब इन अनंतपुर साहिब। अब इस टाइम पर कहाँ पर है, तख्तकेशगढ़, तभी इसको केशगढ़ साहिब बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर है, अनंतपुर साहिब में। तो ये है गुरुस रेलिक्स ऑफ फॉर डिवोटीज, 300 ईयर्स ओल्ड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक गुरु गोबिंद सिंह जी का मार्ग भी है जो कनेक्ट करता है अनंतपुर साहिब को दमदमा साहिब के साथ। 91 हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर करते हैं, 222 मतलब 2200 विलेजेस को कवर करते हैं। 20 कमेमोरेटिव पिलर्स इस रास्ते में वर इरेक्टेड ऑन दिस लॉन्ग रूट, जो कि गुरु जी के आइडियल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये मार्ग के बारे में भी पता होना चाहिए कि बेसिकली है कहाँ से कहाँ तक, तो इट इज फ्रॉम अनंतपुर साहिब टू दमदमा साहिब। दमदमा साहिब 20 पिलर्स हैं इन बिटवीन, जो कि गुरु जी के आइडियल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन बिटवीन 91 हिस्टोरिकल प्लेसेस आती हैं, 222 विलेजेस आते हैं। ठीक है, सो विद दिस योर सिखिज्म कम टू एन एंड, और आपकी मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद, अब तो हमारे हार्डली थोड़े से लेक्चर्स ही और लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक थे। नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, आपके मैक्सिमम 20 लेक्चर्स में पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप देखें एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि कई बार हम इतनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं जितना इस तरह से पढ़ने से हमें चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं जब हम किसी से भी सुनते हैं। ठीक है, सो डू स्टडी हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं भी करना तो बस स्टडी हार्ड। ओके, सो इट्स फॉर यू, enjoy as long as it lasts. Okay, so I will see you in the next class. Goodbye.